ओके, अस्सलाम वालेकुम इरफान। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छी डिस्कशन होगी। वालेकुम अस्सलाम उसामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब कि हमें इनवाइट किया कि हम अपना एक्सपीरियंस वगैरह आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। इससे पहले के सवालों की तरफ जाएं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन करें, मैं चाहूँगा कि जो इस टाइम हमें लोग देख रहे हैं उनको ये पता चले कि आज के हमारे गेस्ट कौन है। तो 1 मिनट के अंदर अगर आप अपना जो है वो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहें तो इट वुड बी वेरी यूज़फुल। आई एम इरफान, मोहम्मद इरफान फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान. आई डिड माई ग्रेजुएशन BS in civil engineering from NUST Islamabad, and after my graduation I did worked as a design and estimation engineer of pre-engineered buildings in Pakistan for 4 years, and now I am currently in UAE working as a design and estimation engineer in Greenscope Steel Industries. ओके, हो गया इरफान। मैं समझता हूँ कि अगर इस टाइम कोई इमेजिन करें, जब हम फाइनल ईयर में होते थे तो उस टाइम एक टेंशन सी होती थी यार, ग्रेजुएट होने के बाद किधर जॉब लगेगी, कितनी सैलरी होगी, क्या पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी। इस टाइम जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं, कंफर्म बात है उनकी भी यही सिचुएशन है। तो जब आपको वो सुनेंगे कि यार एक ग्रेजुएट है हमारे सेम डिपार्टमेंट का या सिविल इंजीनियर पाकिस्तान से 4 साल का एक्सपीरियंस है और इस टाइम यूएई में है, उनके जहन में बड़े सारे सवाल आएंगे जो वो पूछना चाहेंगे आपसे। तो वही सवाल जो है वो मैं आपके सामने भी रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप लाहौर से हैं, लाहौरी हैं, लाहौर में आपका बचपन गुजरा है, सारी एजुकेशन वहाँ हुई है। आज से तकरीबन 10 15 20 साल पहले लाहौर का एक नक्शा था। जी जी। आज अगर आप लाहौर वापस जाएं तो शायद अगर कोई फॉरेनर जाए वापस लाहौर तो वो उसको पहचान नहीं पाएगा कि यार ये वही लाहौर है जहाँ वो 20 साल पहले आया था। मेट्रो बन गई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं और कंजेस्टेड भी हो गया है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं और गर्मी भी होती जा रही है, सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ जो बड़ी सिग्निफिकेंट नज़र आती है वो ये है कि कोई प्लानिंग हमें नहीं नज़र आ रही। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कोई प्रोजेक्ट की जो एक फ्यूचर फोरकास्ट प्लानिंग है कि आज से 50 साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी तो हमने उसको कैसे कैटर करना है, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। और ये सिर्फ लाहौर का केस नहीं है, आप कराची देख लें, फैसलाबाद देख लें, मुल्तान देख लें, बड़ी बड़ी सिटीज़ देख लें, सेम सिचुएशन है। आप एक सिविल इंजीनियर हैं, नस्ट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ सो कॉल्ड, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है। आपको क्या लगता है कि जो हम इंजीनियर्स ग्रेजुएट हुए हैं, क्या हमें ये चीज़ सिखाई ही नहीं जाती या पाकिस्तान में इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया जाता कि यार टाउन प्लानिंग भी कोई चीज़ होती है कि हमने फ्यूचर में 50 साल 100 साल की प्लानिंग करके चलना है ताकि पता हो कि आगे क्या होने वाला है। बेसिकली उसामा, आप देखें कि आप सिविल इंजीनियरिंग के हमारे कोर्सेज भी उठा के देखें तो हमारा 4 साल के टेन्योर में हमें ऑलमोस्ट हर फील्ड का कुछ ना कुछ थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया जाता है। क्योंकि इन 4 सालों में आपको मतलब कि या टाउन प्लानिंग हो जाए या सॉइल स्ट्रक्चर स्टील मतलब कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो जाए, आपकी कुछ फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह हो जाए, आपको इसका प्रॉपर मतलब कि गो थ्रू नहीं करवाया जाता, आपको एक बेसिक नॉलेज दिया जाता है। हमने भी मतलब कि डिग्री में टाउन प्लानिंग का सिर्फ हार्डली एक कोर्स पढ़ा था। तो अब वो एक कोर्स मतलब कि इतना इनफ नहीं होता कि मतलब कि आप लोग जाएं और उसको फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए आपको मतलब कि मास्टर्स लेवल के लिए मास्टर लेवल्स पे आपको टाउन प्लानिंग के कोर्सेज करने पड़ते हैं। एंड इवन दो कि हम लोग मतलब कि हम में से जो मोस्टली इंजीनियर्स हैं भी मतलब कि जो प्राइवेटली काम करते हैं वो तो थोड़ा काम को सीरियस भी लेते हैं और वो मतलब कि उनको करना भी पड़ता है। अब हमारी सबसे स्टार्ट में मतलब कि जो भी सिविल इंजीनियर आप मेरी एग्जांपल ले, मतलब कि कोई भी जो सिविल इंजीनियर होगा, हम लोगों की वो कोशिश होती है कि यार हम लोग सरकारी नौकरियों में चले जाएं। सरकारी नौकरियों में जाकर हमारा होता है कि वही ठान ठशन होते हैं हमारे कि हमें काम ना करना पड़े। तो वो फिर हम लोग मतलब कि अल्टीमेटली गोल होता है कि यार एक जॉब हमारी लगी हुई है तो उसकी तरफ कोई फोकस करता नहीं है। गवर्नमेंट आपकी हर 5 साल के बाद चेंज होती है तो वो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो पुरानी गवर्नमेंट ने अगर कोई स्टेप आपके टाउन प्लानिंग के ऊपर लिए होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है उनमें से कुछ को अप्रूव करती है, कुछ को फिर अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स देती है। तो उस इस तरह सिचुएशन ऐसी हो गई हुई है कि वो चीज़ें और मतलब कि कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। को प्रॉपर एक उसका मास्टर प्लान है ही नहीं। आप देखें तो मास्टर प्लान टोटली जो भी इन्होंने बनाया होता है उस मास्टर प्लान को फॉलो अप कोई नहीं करता। ठीक हो गया, यानी कि कोई मास्टर प्लान और मास्टर प्लानिंग जो है वो हमारी सिटीज़ और टाउन की प्लानिंग में बिल्कुल नज़र नहीं आती। ये पिछले दिनों की बात है कि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो है वो इस साल जो मरदमशुमारी हुई है उसके रिज़ल्ट्स जारी किए हैं और बताया है कि जनाब हमारी आबादी जो है वो 240 के 41 करोड़ हो चुकी है।
और कहा जाता है कि 2050 तक हम जो है वो तकरीबन 350-400 करोड़ के तकरीबन करीब पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तान की 3 बड़ी सिटीज़ जो हैं, कराची, लाहौर और फैसलाबाद, उनमें ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा आबादी है और लोग वहाँ जाते भी हैं कि जॉब होंगी और ये वो सारी चीज़ें, लेकिन को प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक बात इसमें आपने की जिसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो थी सरकारी नौकरियों की, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाती है। आपने 4 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, 4 साल जॉब की है प्राइवेट सेक्टर में, आपके जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार CSS कर लें, वो पंजाब सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे लें, पक्की नौकरी लग जाए, ज़िंदगी सेट हो जाएगी? आपने क्यों नहीं उस रास्ते को इख्तियार किया? एक्चुअली मतलब कि मेरे वाले साहब की स्टार्टिंग से कोशिश थी कि यार मैं मतलब कि आर्मी में चला जाऊँ, आर्मी में मतलब कि जाके ये है कि चलो एक लाइफ सेट हो जाएगी। बट मेरा अपना मतलब कि शौक़ नहीं था कि मैं आर्मी वाली साइड पे जाऊँ। एक दफ़ा टेस्ट भी दिया, ISS भी मतलब कि नहीं क्लियर हो सका, दूसरी दफ़ा फिर नहीं ट्राई की। फिर गवर्नमेंट जॉब्स की बारी आई तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी मैंने हार्डली 4 साल पाकिस्तान में रहते हुए भी 2 से 3 जॉब्स पे अप्लाई किया सिर्फ। और मतलब कि वो भी इतना कोई इधर ऐसा मतलब कि नहीं उधर माइंडसेट गया। हम लोग मतलब कि स्टार्टिंग से ही मैं मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में सेट हो गया, फिर प्राइवेट सेक्टर को ही आगे कंटिन्यू किया। क्योंकि मैं मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में मेरा ये था कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मैं एज अ मतलब कि फ्रीलांसिंग भी करता था, तो मेरे पास एक मतलब कि हैंडसम इनकम थी, तो इसलिए मेरा सर्किट मतलब कि अच्छा चल रहा था। इवन कि फिर CSS वाली साइड पे माइंडसेट इसलिए नहीं गया कि वो मतलब कि यूनिवर्सिटी के 4 साल बड़ी मुश्किल से पढ़ पढ़ के गुजारे हैं, तो CSS की मज़ीद पढ़ाई होती नहीं है। सही सही, ठीक हो गया। लेकिन एक बात मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में रहे हैं अच्छा खासा अरसा, क्या अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे याद है फर्स्ट ईयर की बात है, हमारे एक प्रोफेसर ने क्लास में पूछा, कोई क्लास थी किस सब्जेक्ट की, कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहेंगे, तो एक अच्छे खासी अमाउंट थी स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि यार CSS करना है या वो पंजाब का ये वाला एग्ज़ाम, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हैं ताकि वो पोजीशन लेनी है। मुझे उस टाइम आइडिया भी नहीं था कि यार ये क्या चीज़ होती है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ी प्रेस्टिजियस सी चीज़ है ना ये। क्या ये जो माइंडसेट है अभी भी स्टूडेंट्स में या अभी भी पाकिस्तानी यंग जनरेशन में एग्जिस्ट करता है कि यार CSS हो जाए तो सेट है ज़िंदगी, या वो माइंडसेट चेंज होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता? CSS की तरफ मतलब कि हर एक का अपना माइंडसेट है कि कुछ मतलब कि कुछ की प्रेफरेंस होती है कि, लेकिन मोस्टली जिन्होंने CSS के लिए मतलब कि आगे गो थ्रू करना होता है, उन्होंने मतलब कि इवन के अपने लास्ट ईयर से ही स्टार्टिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी होती हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद फ़ौरन करते हैं। अगर आप देखा जाए तो मतलब कि CSS की तरफ मतलब कि हमारे स्टूडेंट्स का इतना रुझान नहीं है जितना कि वो लोग मतलब कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं। मतलब कि डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स जो मतलब कि आपके पास आती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करो और वहाँ से मतलब कि आप जो है सरकारी नौकरी पे लग जाओ, क्योंकि CSS थोड़ा एक टफ प्रोसीजर है। आप एक मतलब कि उसके ऊपर अपने डेडिकेशन के साथ वर्क भी करते हो, फिर अल्टीमेटली आपका लिस्ट में नाम नहीं आता तो वो आपका 6 महीने 1 साल का टेन्योर ज़ाया भी जाता है। तो फिर लोग क्या करते हैं कि मतलब कि मोस्टली स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स भी कंटिन्यू रखते हैं, और फिर मतलब कि प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ वो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी अप्लाई कर रहे होते हैं कि जहाँ पे मतलब कि उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहाँ पे मतलब कि उसको अवेल करते हैं। ठीक हो गया इरफान। अच्छा, टॉपिक ज़रा थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये बताएं, पाकिस्तान में आपने जॉब की है, एज अ साइट इंजीनियर भी जॉब की है और शायद ऑफिस में भी जॉब की है। पाकिस्तान का जो इस टाइम इन्वायरमेंट है, जॉब कल्चर है, पहले तो ये बताएं कि जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं इंजीनियर इस टाइम, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान में इस टाइम, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी एग्जिस्ट करती हैं? पाकिस्तान में जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ का अगर देखा जाए तो बिकॉज़ मैं मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद टोटली ये कंक्रीट सेक्टर से हट गया था, क्योंकि आप पाकिस्तान में देखें या ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो मेजर आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कंक्रीट सेक्टर में हैं। मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ मतलब कि स्टील सेक्टर में, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में, तो हम लोग का मतलब कि जो आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र भी आती हैं, जो हमसे रिलेटेड कंपनीज़ भी हैं उनमें मतलब कि ज़्यादातर हमें नज़र आती हैं, और उन्हीं का मतलब कि हमें नॉलेज वगैरह भी इतना है। आप अगर मतलब कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग या स्टील बिल्डिंग्स के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में मतलब कि पहले तो स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी कंपनीज़ होती थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि लोकल कंपनीज़ इतनी बनना शुरू हो गई हैं कि मतलब कि हर आप लाहौर में देखें, लाहौर में PEB की इतनी कंपनीज़ हैं। पहले स्टार्ट में होता था कि इजहार होता था या मतलब कि रॉबर्टसन होता था या कुछ राइनो, इस तरह की छोटी 3-4 कंपनीज़ होती थी। अब मतलब कि काफ़ी कंपनी स्टार्ट हो गई हैं, तो मतलब कि स्टिल इन अ PEB अगर आप देखा जाए तो PEB में इंजीनियर्स की डिमांड है, क्योंकि PEB इंजीनियर्स आपको नहीं मिलते। इवन कि आपकी ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि आपका PEB इंजीनियर एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता भी है तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो किस कंपनी में गया है। ठीक हो गया।
अच्छा इरफान, 4 साल तकरीबन लगभग आपने जॉब की पाकिस्तान में, अब आप यूएई में बैठे हैं। ऐसा क्या महसूस किया पाकिस्तान में 4 साल जॉब करने के बाद कि आपको लगा कि नहीं यार, पाकिस्तान से बाहर निकलने में ही जो है ना वो आफियत है? आपने ये डिसीजन बाहर निकलने वाला कब किया? पहले से ही माइंड था, या ये 4 साल जॉब करने के बाद आपका जो है वो माइंड सेट बना है कि पाकिस्तान से बाहर जाए? बेसिकली अगर आप देखा जाए तो 4 साल भी पाकिस्तान में मैंने इसीलिए सरवाइव कर लिया था कि मेरे पास मतलब कि साइड बिजनेस था। मैं फ्रीलांसिंग करता था पाकिस्तान में। अगर आप देखा जाए तो किसी भी इंजीनियर्स की मतलब कि सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती। स्टार्टिंग में भी आपका वही मतलब कि कह लें कि एक तरह का वो फिक्स्ड अमाउंट की हुई है उन्होंने, 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये इंजीनियर हायर करते हैं। तो मेरा मतलब कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग चल रहा था। तो कोविड तक मतलब कि बहुत अच्छा चला है। तो मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की जो मतलब कि एक थोड़ी सी इनकम थी भी, 40-50 हज़ार 60 हज़ार के ऊपर जॉब की, उसके बाद फिर आप मतलब कि फ्रीलांसिंग से कुछ अर्न करते थे। तो सर्किट अच्छा चला हुआ था। फिर कोविड के बाद मेरा फ्रीलांसिंग वाला जो मतलब कि था वो डाउनफॉल आया। मतलब कि फ्रीलांसिंग नहीं इतनी चलना स्टार्ट हुई। फिर मतलब कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो मीट नहीं होते थे। तो फिर मतलब कि आप कह लें कि इवन कि आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर भी हो, तो मतलब कि 1 लाख सैलरी वाला भी जो आजकल पाकिस्तान की कंडीशन बन चुकी है, मतलब कि जितनी महंगाई हो चुकी है, आपके लिए सर्वाइव करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इसीलिए फिर ठीक हो प्लान गया। किया कि बेहतर है कि मतलब कि बाहर अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिलती है तो उसको अवेल कर लिया जाए। ठीक हो गया। अच्छा अभी ये बताएं कि आपने प्लान कर लिया कि यार पाकिस्तान से तो बाहर निकलना है। अब अगला स्टेप क्या है? पाकिस्तान में जो फ्रेश इंजीनियर्स बैठे हैं इस टाइम, ग्रेजुएट हुए हैं या अभी फाइनल ईयर में हैं, सोच रहे हैं, उनको पहले से ही नज़र आ रहा है कि यार पाकिस्तान में तो कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही, तो बाहर निकलना है। तो अगर यूएई वाली साइड पे कोई इंजीनियर जो है वो चाह रहा है कि जॉब ढूंढे, सिविल हो जाए, मैकेनिकल हो जाए, डिफरेंट इंजीनियरिंग की, तो पहला स्टेप जो है वो क्या है? किस तरह जो है वो स्टार्ट करना चाहिए इस प्रोसेस को? पहला स्टेप उसके लिए उसामा यही है कि बेसिकली आपके पास अगर पाकिस्तान में अगर एक्सपीरियंस है भी या अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो आप मतलब कि यूएई वाली साइड पे अगर आप लोग आते हैं तो आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। मतलब कि वो आपको एज अ फ्रेश ही ट्रीट करते हैं कि आपके पास बेसिकली यूएई का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। आपके पास पाकिस्तान का 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको एज अ फ्रेश ही ट्रीट कर रहे होते हैं। आपको का जो सैलरी पैकेज भी होता है वो आपका एज अ फ्रेशर वाला ही होता है। पाकिस्तान में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका आपको बेनिफिट इस तरह से मिलता है कि जो भी कंपनी मतलब कि यहाँ पे है, वो अगर कोई पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से कोई बंदा या इंजीनियर हायर कर रही है, तो उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि कोई मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला बंदा है मिले, ताकि मुझे यहाँ पे किसी फ्रेश को लाने से बेहतर है जिसको मुझे स्टार्टिंग से सिखाना पड़े। कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा तो उसको मतलब जो है हम मतलब कि आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है मतलब कि वर्किंग इन्वायरमेंट उस हवाले से उसके लिए बेहतर यही है कि सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, आपका रेफरेंस बहुत मैटर करता है। रेफरेंस यूएई में बहुत मैटर करता है। आपके पास अगर कोई रेफरेंस है तो आपको जॉब मिल जाती है। बैक टू 2019 मैं यहाँ पे यूएई में आया था, मतलब कि अपना एक इंडिपेंडेंट वीज़ा लेके 2 साल का मैंने वीज़े की कॉस्ट बेयर की। कंपनी का वीज़ा था, जॉब हंट के लिए आया मैं यहाँ पे। ब्लाइंडली आया था कि चलो जाएंगे वहाँ पे जॉब सर्च करेंगे, मिल जाएगी कुछ ना कुछ। तो 4 महीने मैंने जॉब सर्च की थी। मेरे डेली बेसिस के ऊपर कंपनीज को ईमेल्स कर रहे हूँ, किसी जगह से कोई इंटरव्यू कॉल्स नहीं आई। इंटरव्यू कॉल किसी जगह से आती भी तो सैलरी पैकेज वही मतलब कि 2000 2500 3000 दिरहम, मतलब कि दैट्स नॉट अ गुड इन अमाउंट फॉर एन इंजीनियर। इवन के यहाँ पे अगर मतलब कि एक बेसिक सैलरी आप कह लें कि कोई फ्रेश इंजीनियर हो भी तो मिनिमम मैं कहता हूँ कि 5000 उसकी होनी चाहिए। तो आया, 4 महीने रहा, जॉब हंट की, नहीं मिली, वापस पाकिस्तान चले गए। तो अभी मतलब कि ये है कि फिर यहाँ पे मतलब कि एक एक्सपीरियंस था, हुआ हुआ था ऑलरेडी। एक लिंक बने हुए थे, कुछ पाकिस्तानी मतलब के दोस्त वगैरह थे जो यहाँ पे काम वगैरह कर रहे थे। 6 महीने पहले इंटरव्यू दिया, तब इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो गए बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। 6 महीने के बाद फिर एक पाकिस्तानी मतलब कि मेरा एक दोस्त है इजहार से, तो मतलब कि वो कंपनी छोड़ के जा रहा था, कंपनी स्विच कर रहा था, तो उसने मुझे यहाँ पर रेफ़र किया। तो फिर अल्टीमेटली मेरी जॉब हुई। इवन कि यहाँ पे मोस्टली आपको रेफरेंस से जॉब मिलती है, तो इसके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप मतलब कि ज़ाहिर बात है कि मोस्टली स्टूडेंट्स के नहीं इतने मतलब कि नहीं इतनी उनकी इतनी रिकमेंडेशन होती, तो आप मतलब कि अपने जो सीनियर ग्रेजुएट्स हैं आप उनके साथ मतलब कि इन टच रहें, उनके साथ बातचीत करें। कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह आती है तो वो मतलब कि माइट भी आपको गाइड भी कर सके और आपको जो है वहाँ भी रिकमेंड भी कर सके। ठीक हो गया।
अच्छा इरफान, एक बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि अगर पाकिस्तान से इंजीनियर जो है वो एक्सपीरियंस हासिल करता है तो दुबई में, यूएई में किसी खाते में नहीं आता वो। जी जी इसकी क्या बिल्कुल। वजह है? पाकिस्तान में यानी जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसकी वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि वो एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है क्या वजह है? बेसिकली जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, अगर आप पाकिस्तान में मतलब कि जो कंपनीज़ का वर्किंग इन्वायरमेंट देखें तो वो टोटली डिफरेंट है। मतलब कि यूएई में वर्किंग इन्वायरमेंट थोड़े डिफरेंट है। अगर मतलब कि मैं 4 साल अगर पाकिस्तान में जो मैंने जॉब की है, मैं वर्किंग इन्वायरमेंट आपको बताऊं कि हम लोग मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास डायरेक्टली क्लाइंट आता है, क्लाइंट आके अपनी क्वेरी बताता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट करवाना है, ये नहीं करवाना। कॉन्ट्रैक्टर उसको मतलब कि लेट सपोज डिज़ाइन किया या फैब्रिकेट किया या कंस्ट्रक्ट उसको जो भी करता है। हमारे पीईबी फील्ड में ये है कि मतलब कि कोई कंसल्टेंट हार्डली आपने देखा होगा कि 100 में से 2-4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंसल्टेंट इन्वॉल्व होता है, बाकी कंसल्टेंट इन्वॉल्व होता ही नहीं है। इवन के आपके पास मतलब कि यहाँ पे यूएई में ये सीन है कि आपके पास अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई जॉब आनी है तो वो थ्रू आपके पास आनी है कंसल्टेंट के। कंसल्टेंट उसमें इन्वॉल्व होगा। कोई प्रोजेक्ट क्लाइंट ने बनाना है, क्लाइंट पहले आर्किटेक्ट के पास जाएगा, आर्किटेक्ट उसका आपको प्रॉपर लेआउट बना के देगा, वो आर्किटेक्ट फिर आगे कंसल्टेंट अप्रूव करेगा, कंसल्टेंट आगे फिर कॉन्ट्रैक्टर को देगा। कॉन्ट्रैक्टर से भी मतलब कि ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अगर कोई जॉब डिज़ाइन लेट सपोज किया है किसी स्ट्रक्चर का, तो वो सबसे पहले कंसल्टेंट उसको अप्रूवल देगा। अगर कंसल्टेंट से अप्रूवल हो जाती है तो फिर वो म्यूनसिपैलिटी में अप्रूव होता है। म्यूनसिपैलिटी में आपका डिज़ाइन सबमिट होता है, फिर वो म्यूनसिपैलिटी उसको फॉलो अप करती है, आपका सेम मटेरियल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ साइट के ऊपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉपर एक मतलब कि प्रोसेस है जो कि होना चाहिए, पाकिस्तान में भी फॉलो होना चाहिए कि आपके पास एक हर प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट हो, आप कंसल्टेंट को बाईपास ना करो। फिर आगे मतलब कि कंसल्टेंट भी जो आगे है वो किसी मतलब कि एक म्यूनसिपैलिटी पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, जो मतलब कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जिस तरह से बनी हुई है, तो उसका भी कोई एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे आपका हर डिज़ाइन सबमिट हो, जहाँ पे आपके मतलब कि जितने जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, वहाँ पे आपका डिज़ाइन अप्रूव हो, वो अप्रूव करें। तो ये एक चीज़ मैंने देखी है पाकिस्तान में जो कि लैक करती है, और माइट भी कि ये एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे इसीलिए वो उस चीज़ को इतना कैटर नहीं किया जाता। वो पाकिस्तान में सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ओके, नॉट इनफ। मतलब कि आप अगर मतलब कि इटली वगैरह या यूरोप वाली साइड में अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो एक काउंट होता है। इवन कि इंडियन मोनोपली यहाँ पे यूएई में ज़्यादा है तो इंडियंस को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उनका इंडियंस का एक्सपीरियंस काउंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी कंपनीज मेजर बड़ी बैठी हैं वो कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। किरबी हो गया, आपकी मबानी स्टील हो गई, आपकी एमबीएस हो गया, ये सारी इंडिया में भी इनकी ब्रांचेज हैं। तो वो इसीलिए इंडियंस एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। पाकिस्तान में कोई इस तरह की इंटरनेशनल कंपनी है नहीं, तो इसीलिए उसका कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब बिल्कुल लैक करता है इस फंडामेंटल चीज़ में जो एग्जिस्ट करनी चाहिए आपके पूरे इस प्रोसेस में। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में 4 साल जो हमने सिविल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद आप फील्ड में रहे हैं हमेशा, साइट पे भी काम किया है, डिज़ाइन में भी काम किया है। जो हमें पढ़ाया गया था उसका कितने परसेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से 100% से कितना परसेंट आप कहेंगे कि यार एक्चुअली जो है वो काम आया है, और बाकी जो था वो आपने वहाँ जाके ही जो है वो सीखा है? बेसिकली अगर आप मेरी जॉब के हवाले से बात करें कि मुझे अपना 4 साल का पढ़ा हुआ कितना फील्ड में काम आया, तो वो मैं कहूँगा कि मेरा सिर्फ हार्डली 15 to 20% है। क्योंकि मैं एज अ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ, तो स्टील स्ट्रक्चर में आप भी जानते हैं कि मतलब कि पूरा पीईसी का जो कोर्स करिकुलर है, यूईटी हो गया, नस्ट हो गया, या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें आपको स्टील स्ट्रक्चर का सिर्फ बेसिक एक इंट्रो कोर्स दिया जाता है। यहाँ पे मतलब कि मैं एज अ स्ट्रक्चर स्टील डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे मतलब कि जितना भी आए, हमें स्टार्टिंग में नहीं आइडिया था कि ये प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स भी कोई होती हैं। हम तो स्टील स्ट्रक्चर को समझते थे बस ट्रसेज हो गई या ब्रिज बन रहे हैं, कुछ ये भी कॉन्सेप्ट था। फिर पीईबी से हटके अब जो मतलब कि दुनिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, लाइट गेज स्टील, एलजीएस हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको आपकी ग्रेजुएशन में नहीं सारी पढ़ाई जाती। तो ये मतलब कि आप फिर फील्ड में आते हो, फिर आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। अगर मैं मतलब कि कंपेयर करूँ तो वही 10 से 15% है जो मतलब कि मैं कहूँगा कि वो जो बेसिक नॉलेज आपके पास था, उस बेसिक नॉलेज को आगे आपने परसू किया, तो फिर आगे फील्ड की लर्निंग। ठीक हो गया। और जहाँ तक बात करें हम सॉफ्टवेयर्स की, तो बैचलर जो हमने किया है उसमें सॉफ्टवेयर्स भी बिल्कुल हमें जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर जो है वो सिखाए गए हैं, चाहे वो सैप हो,
चाहे वो आपका मैटलैब हो या किसी भी किस्म का जो सॉफ्टवेयर है। तो जो सॉफ्टवेयर्स आप अब यूज़ कर रहे हैं, क्या आपने उनके कभी नाम भी सुने थे जब आप बैचलर कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग में? सिखाना तो एक अलग चीज़ होती है, चलो नाम ही पता होता तो बंदे को पता होता है यार वो सॉफ्टवेयर है जो हमने बाहर जाके सीखना है। बेसिकली सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर का आइडिया होता है, सैप ई टैब, सैप ई टैब, सैप ई टैब। सैप ई टैब के अलावा भी मतलब वो भी आपने यूनिवर्सिटी में सीखे नहीं होते। आपका यूनिवर्सिटी में ज़्यादा उनका मेजर एक ही फोकस होता है, आपको ऑटो कैड सिखाई जाए, ऑटो कैड सिखाई जाए, आगे आपको चाहे ऑटो कैड यूज़ ना करनी हो। मैंने हार्डली मतलब कि ऑटो कैड में डायमेंशंस लेने के अलावा कभी कोई काम नहीं किया ऑटो कैड में। मतलब कि वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो मतलब कि डिज़ाइन का प्रॉपर सॉफ्टवेयर हैं, जो कभी मतलब कि हमने यूनिवर्सिटी में सुने तक भी नहीं थे। तो ये एक मतलब के ड्रॉबैक है। आपको यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर आपको बताने चाहिए। आपको स्ट्रक्चर के हो गए या सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स है आपकी या सॉइल है, इस तरह जिस तरह आप हाइड्रोलिक्स में हैं तो आपको हाइड्रोलिक्स के भी कुछ सॉफ्टवेयर का आपको बेसिक नो हाउ देना चाहिए कि यार एटलीस्ट जब स्टूडेंट फील्ड में जाएँ तो उनको स्टार्टिंग में इतनी मतलब कि डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। ठीक हो गया। अच्छा इरफान, एक बात आपने बीच में की कि जब आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे पाकिस्तान में तो साथ आपका फ्रीलांसिंग का भी जो है वो सिस्टम चल रहा था। मुझे याद है कि जब हम बैचलर कर रहे थे तब भी आप जो है वो फ्रीलांसिंग में ज़रा एक्टिव होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं पाया जाता कि स्टूडेंट्स जब वो चाहे वो कॉलेज में हों या स्कूल्स में हों या यूनिवर्सिटीज़ में हों वो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करते, क्योंकि ये कल्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर कोई करे भी तो मेरा ख्याल उसको शायद इनकरेज नहीं किया जाएगा। लेकिन फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ थी जो उस टाइम पे भी हल्की फुल्की एग्जिस्ट करती थी, शायद अब वो जो है वो ज़्यादा ज़ोर से एग्जिस्ट करती है। तो जो पाकिस्तान में इस टाइम स्टूडेंट्स हैं, खर्चा वो घर से लेते हैं, खर्चे आगे उनके ज़्यादा होते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है ये वो, फिर पैसा जिनके पास नहीं है वो देखते हैं कि यार फ्रीलांसिंग करें, को पैसे हल्के फुल्के खुद कमाएं, घर वालों से कितने अब मांगने हैं। उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर एक बच्चा जो है वो चाह रहा है कि यार मैं फ्रीलांसिंग शुरू से स्टार्ट करूं, तो किस तरह से जो है वो अप्रोच कर सकते हैं इस पूरे सिस्टम को? इस पूरे सिस्टम को आजकल तो फ्रीलांसिंग में ये हुआ है कि कोविड से पहले फ्रीलांसिंग मतलब कि एक डिफरेंट वे में देखी जाती थी। मतलब कि नंबर ऑफ़ फ्रीलांसर्स कम थे, लोगों को इतना आइडिया नहीं था। जब कोविड आया हर बंदा मतलब कि घर में फ्री बैठता था तो हर एक ने स्टार्ट किया कि यार मैं भी मतलब कि फ्रीलांसिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा टाइम दूँ। तो वो अब ये हो गया हुआ है कि नंबर ऑफ़ फ्रीलांसर्स बढ़ गए हुए हैं आपको, तो आपको एक जॉब के लिए कम्पीट करना मतलब कि थोड़ा टफ हो गया आपके लिए। कि आपकी एक जॉब मतलब कि अगर आपको पोस्ट हुई है तो उसके लिए आपके प्रपोजल्स इतने आते हैं कि उसके ऊपर कम्पीट करना एक स्टार्टिंग ऐसे फ्रीलांसर के लिए जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर कोई मतलब कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि अगर तो उसका कोई मतलब कि दोस्त वगैरह फ्रीलांसिंग पहले से कर रहा है उसके साथ कुछ अर्सा मतलब कि इन टच रहे, उससे कुछ काम वगैरह उठाए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले कि किस टाइप का काम होता है। उसके बाद फिर कुछ पाकिस्तान के मतलब कि फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के नाम से, वहाँ पे जाए, वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर जो फ्रीलांसिंग जॉब्स पोस्ट होती हैं उनके साथ कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। उसके बाद जो मतलब कि एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है एक बिगनर के लिए वो फाइवर है। फाइवर के ऊपर मतलब कि आप लोग जाओ, फाइवर के ऊपर आप एक बिगनर के लिए फ्रीलांसिंग के लिए जॉब इजीली मिल जाती है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइवर के ऊपर आप जाएँ डेली बेसिस के ऊपर मतलब कि वहाँ पे आपको प्राइवेट मैसेजेस भी आते हैं, आप मतलब कि अकाउंट बनाएँ, बायर्स रिक्वेस्ट आती हैं, आप उनके ऊपर प्रपोजल्स सेंड करें। आप एक फाइवर के ऊपर अपनी मतलब कि प्रोफाइल बिल्ड करें, उसके बाद फिर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर सकते हैं, जिस तरह अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इरफान, चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, मैं चाहूँगा कि एंड पे आप जो है वो अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सजेशन दें उन स्टूडेंट्स को जो इस टाइम अपने फाइनल ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं बाहर। उनको अभी तो उनको क्लियर आइडिया ही नहीं है कि जैसे ही उन्होंने ग्रेजुएशन करके बाहर निकलना है तो एक अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग, ज़ाहिर बात है, फिर वही एक एक यूजुअल ट्रेंड है, कुछ लोग एकेडमिक्स में चले जाएंगे, कुछ लोग पाकिस्तान में जॉब करेंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाएंगे, कुछ जो है वो थोड़े अरसे बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेट होने लग जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर इस टाइम में बैक चले जाएं और अपने आप को प्लेस करें फाइनल ईयर स्टूडेंट के तौर पे या फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे, लेकिन जो एक्सपीरियंस अब तक आपने कर लिया वो अपने साथ लेके जाएं बैक इन टाइम, तो अपने आप को क्या एडवाइस देंगे या क्या स्टेप्स हैं जो आप डिफरेंट करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो आपने अब फॉलो किया पाथ?
स्टेप्स सामा यही है कि मतलब कि आप ज़ाहिर बात है जब फाइनल ईयर में होते हैं तो सबकी मतलब कि यही उस टाइम पे माइंड में चल रहा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या जॉब करनी है, जॉब कैसे मिलनी है। तो वो कोई इतना मतलब कि जॉब मिल जाती हैं, कोई इतना इशू नहीं है। स्टार्टिंग का आपको 1-2 साल बहुत टफ लगते हैं आपको, मतलब कि जॉब के ऊपर सेट होते हुए। मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग के जो 2 साल हैं आपको जॉब शिफ्ट करते हुए, कंपनी शिफ्ट करते हुए फील होता है। आफ्टर 2 to 3 ईयर्स आपको ये आइडिया हो जाता है कि यार मेरे लिए ये वाला जॉब पाथ जो है ये सबसे बेस्ट है। तो आप स्टार्टिंग के जो 2 साल लगाते हो, डिफरेंट कंपनी स्विच करते हो, उसके बाद आपको एक मतलब कि आपकी एक आइडियल जॉब मिलती है जिसको आप मतलब कि टोटल आगे परस्यू करते हो। तो आप मतलब कि स्टार्टिंग का जो आपका 1-1.5 साल का टेन्योर है आप इसके ऊपर वर्कआउट करें, कंपनीज चेंज करें। कोई इतनी मतलब कि परेशानी वाली बात नहीं है कि आपकी सीवी ख़राब होगी या कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप मतलब कि एक अच्छी मतलब कि आप अपना एक पाथवे देखें कहाँ पे आप मतलब कि फिजिबल रहेंगे, कौन सी जॉब मतलब कि आपको सूट करेगी, साइट की है, वो डिज़ाइन की है या किसी भी रिलेटेड है। और दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फाइनल ईयर में हैं, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जो मतलब कि आगे एकेडमिक वाली साइड पे जाते हैं उनके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मतलब कि आगे इंपॉर्टेंस रखता भी है। जिन्होंने फील्ड में आना है उनके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को इतना मैटर नहीं करता। आपसे कोई फील्ड में नहीं पूछता कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया था, क्या रिसर्च थी आपकी। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो डिज़ाइन वाले हैं मतलब कि वो अपने कुछ सॉफ्टवेयर का बेसिक नो हाउ ले लें, ताकि उनको जब वो आगे इंडस्ट्री में आए तो उनके पास मतलब कि किसी भी कंपनी में आप जाते हो एज अ लेट्स सपोज स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर जाते हो, वहाँ पे कोई पेपर वर्क तो है नहीं। आपको वो जाते सा स्टार्ट के ऊपर एक किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बिठाएंगे, जी आपने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन करना है। ई टैब हो गया, आपका सैप हो गया, स्टैट प्रो हो गया, या डिफरेंट इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं आप मतलब कि उनके थोड़ा सा गो थ्रू करें, कोई बेसिक नॉलेज लें। यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट मतलब के कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप वो इनरोल करें। कुछ पेड भी हैं यूडमीज़ वगैरह के ऊपर, वो मतलब के कुछ पेड मतलब कि अगर आपको अच्छे मिलते हैं आप वो ले लें। कोई एक सॉफ्टवेयर का आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये आपको आगे इंडस्ट्री में बहुत बेनिफिट देगा। इवन के मैंने भी मतलब के कुछ कोर्सेज सीखे हैं आके, कुछ मैं ऑनलाइन सीखे हैं कुछ, क्योंकि आपके पास जब इंडस्ट्री में जाते हो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको सॉफ्टवेयर सिखाएं। तो ये सॉफ्टवेयर आपने खुद अपने तौर पे सीखने हैं। तो ये एक छोटी सी रिकमेंडेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी फाइनल ईयर में हैं। सॉफ्टवेयर काइंडली सीख के आएँ। सॉफ्टवेयर आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको मुश्किल से बच सकते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा और वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे बड़ा आजकल फोर्स किया जाता है यार, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो, वहाँ पे कनेक्शन कर लो, वहाँ से जॉब मिल जाएगी। कितनी हकीकत है इसमें? आजकल अगर उसामा आप देखें तो मतलब कि इंडस्ट्री इस तरह से चेंज हुई है कि लिंक्डइन के ऊपर मतलब कि आपके जॉब ढूंढने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हुए हैं। लोग मतलब कि लिंक्डइन की आप अपनी प्रोफाइल अपडेट रखो, आप मतलब कि लोगों के साथ इन टच रहो। ज़ाहिर बात है ये अल्टीमेटली वही चीज़ आ जाती है कि जो भी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे लिंक्स की, कनेक्शंस की, कि आपके अगर मतलब मार्केट में लिंक्स या कनेक्शंस हैं तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है। अगर आपके किसी लिंक्डइन के ऊपर किसी कनेक्शन, कोई आपका लिंक है, उसको किसी कंपनी में, उसकी किसी कंपनी में जॉब आई है अपॉर्चुनिटी, वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करेगा, आप अगर उससे इन टच हो तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, कि उसको कह सकते हो कि यार मुझे आगे रिकमेंडेशन दे दे। तो लिंक्डइन एक ऐसा पाथ बन चुका है जहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, और वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल अप टू डेट रखें, कंपनीज वगैरह के मतलब के पेजेस जो हैं वो लाइक करें। कंपनीज अपने डेली बेसिस के ऊपर जॉब पोस्ट वहाँ भी करती हैं। ठीक हो गया इरफान, आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आखिर में मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से कि आपने टाइम निकाला, और आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल मैनी एस्पेक्ट्स। और होपफुली कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इस पॉडकास्ट को देखे आज या कल या जब भी, तो कोई सीखने को उनको जो है वो चीज़ मिलेगी जो होपफुली फ्यूचर में उनके काम आए। इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच अगेन। Thank you, Sama, for allowing me to introduce myself and explaining how this field industry goes. Thank you so much. I hope in the Thank you. future also, if you switch a company, if you after 5 years when you are more experienced, हम दोबारा से जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 5 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो किस तरह शेप हो रही है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।